निवेदन करूंगा प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, रमाकांत जी, आज के अध्यक्षता कर रहे चंद्रराज सिंघवी जी को मंच तक लेकर के आए और चैनल हेड श्रीमान अनिल लोढ़ा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रेस क्लब के महासचिव योगेंद्र पंचोली जी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी मंच पर पधारें, मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और अपन सभी करतल ध्वनि से मां सरस्वती की वंदना करें, उनके चरणों में नमन करें। कार्यकारिणी सदस्य प्रेस क्लब के अनीता जी शर्मा, शालिनी सक्सेना जी, आप भी पधारें। शालिनी श्रीवास्तव जी, माफी चाहूंगा, कार्यकारिणी सदस्य पधारें। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अपन सभी करतल ध्वनि से मां सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। सभी लोगों से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज करें। साथ ही में माल्यार्पण और स्वागत कार्यक्रम के लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ से मैं गुजारिश करूंगा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अनिल लोढ़ा जी से भी मैं गुजारिश करूंगा। साथ ही प्रेस क्लब कार्यकारिणी के महासचिव जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से चंद्रराज सिंघवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए मौसम ने खलल डालने का प्रयास किया, लेकिन जो अलख अनिल लोढ़ा जी ने जगा रखी है उसकी लो आज भी जलती रही है। मैं चाहूंगा अनिल लोढ़ा जी के इस सपने के लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा A1 टीवी के चैनल हेड और सुनहरा राजस्थान के प्रधान संपादक श्रीमान अनिल लोढ़ा जी से मंच पर आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। श्रीमान अनिल लोढ़ा जी। बिल्कुल छोड़ दो ये सारे मोबाइल जितने भी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। गांव में स्वामणी थी, स्वामणी में क्या है कि सिस्टम ये था कि भाई 5 बजे तक जो कोई भी आ रहा है उसको दाल बाटी चूरमा मिलेगा। अब साहब 5 बजे तक दाल बाटी चूरमा खत्म हो गया, लोग जिम के बिल्लू बना जा चुके। अचानक देखा कि एक कुत्ता आया और वो कुत्ता आया और उसने जैसे ही पंगत में घुसने लगा तो उन्होंने कहा कुत्ते के लिए भी कुछ बचा है क्या? बोले नहीं साहब वो तो 5 बजे अपने तो खत्म हो गया। तो बोले खत्म हो गया तो एक लठ ला, भाई आया हुआ खाली तो नहीं जाएगा। तो आज जो कवि आए हैं ना उनको खाली आप भी मत जाने देना, चाहे 2-2 मिनट ही सुने लेकिन सुना के जाएं। अनिल जी ने इतने मनोयोग से कवि सम्मेलन जुटाते हैं और हमारे कवि सम्मेलनों के कवि हैं वो लगभग कवि, देश के जितने भी कवि हैं सब अनिल जी भाई साहब को जानते हैं। हर रस का कवि,
हर विधा का कवि इनको जानता है, क्योंकि ये खुद कवि हैं, पत्रकार हैं। ये मेरी तरह मेरा भी सौभाग्य है कि मैं पत्रकारिता में भी हूं और कविता कर रहा हूं। इन्होंने भी कविताएं की, हमारे अग्रिम पीढ़ी के कवि हैं, बहुत अच्छी रचनाएं ये लिखते हैं। इनकी कविताएं मुझे भी बहुत पसंद है, पर ये स्वांत सुखाए लिखते हैं, कम सुनाते हैं। मंचों का हमारा जैसा पेमेंट वाला जुगाड़ नहीं है इनका, ये तो सिर्फ मन है इनका कि कविता सुनवा देते हैं। तो मैं आपको जोड़ता चलूंगा। मैं इस कवि सम्मेलन की जो आजादी की पूर्व संध्या पे कवि सम्मेलन है, मैं 4 पंक्तियां इस आजादी की पूर्व संध्या पे पढ़ता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग जो रुके हैं उसके पीछे कोई मजबूरी थी या कविता का प्रेम। केवल 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति में एक भी हाथ खामोश ना रहे या तो, और अगर हो तो फिर कोई भी ताली मत बजाना, शायद हो सकता है कि मेरे लिखने में कोई कमी रह गई होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस आजादी की पावन पुनीत संध्या पर। आपको लगेगा कि आज हालात यही हैं, कहीं आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा, कश्मीर की घाटी दिखाई दे रही होगी, जहां पिछले दिनों से वारदातें और बढ़ गई हैं। हम आए दिन कोई न कोई जवान का, हमारा जो शहीद होके उसका जो पार्थिव देह है वो गांव में लौट रही है। आप उस हालात को देखना और ये 4 पंक्तियां आपको बता देगी। आपको, मुझे लगना चाहिए कि आपने कवि सम्मेलन शुरू कर दिया है कि सीमा पर हर बार जहां दूध उछलते देखा है, सीमा पर हर बार जहां दूध उछलते देखा है, लहू उबलते देखा है, लहू मचलते देखा है, लहू उबलते देखा है, लहू मचलते देखा है। चौथी पंक्ति पे देखना चाहता हूं मैं, लहू उबलते देखा है, लहू मचलते देखा है। वैसे तो हर जननी ही औलाद पैदा करती है। उठाना अपने हाथों को, संभालना कि वैसे तो हर जननी ही औलाद पैदा करती है, पर कुछ माएं हैं ऐसी जो फौलाद पैदा करती है। उनकी वजह से ये देश बचा हुआ है, उनकी वजह से हम यहां कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, उनकी वजह से ये रात हम जगा पा रहे हैं। बस आप ऐसे ही कवि सम्मेलन सुनते चलें। वैसे मैं वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं हूं हास्य रस का कवि। मेरे परिचय में, अब इन्होंने नाम शंकर शिखर ले दिया, अब कवि सम्मेलन पूरा चल रहा होता तो लगभग कवि एक परंपरागत पूरा परिचय देते, मैं भी थोड़ा यूं होता। अब भाई साहब ने जितना करना था कर दिया, क्योंकि समय की बचत है। लेकिन मेरा परिचय मैं दे रहा हूं, आपको लगना चाहिए कि मेरा परिचय क्या है, आप समझ जाएंगे और मेरा टेस्ट भी समझ जाएंगे साहित्य में किस रूप की विधा है। 3 कवियों से बात हो गई, वो लगभग अजमेर पुलिया से आगे आ गए हैं, वो आ ही जाएंगे क्योंकि बारिश कम हो गई है। कि सहज सौम्य सुशील और गुणवान, सहज सौम्य सुशील और गुणवान केवल कवि नहीं, साथ में एक बढ़िया इंसान। धरती, अंबर, चांद, तारे और रवि, इन सब में हो जिसकी शानदार छवि, ऐसा कमाल का हास्य कवि शंकर शिखर मैं ही हूं। ताली बजाओ। भाई आपको क्या लग रहा है पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा? आप नेता हो सिंघवी साहब, गांव में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 नेता भाई साहब एक गाड़ी में बैठ के प्रचार करने जा रहे। अब तो व्यवस्था अलग हो गई, उनकी गाड़ी हो गई गांव में एक्सीडेंट। अब जैसे गाड़ी गांव में एक्सीडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की तो आप जानते ही हो, वो ट्रक के टायर के नीचे कोई आदमी फंसा हुआ हो ना, तो उसके भी माइक लगा के पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सुबह सुबह पूछ गए मीडिया वाले। मीडिया वालों ने जाते ही गांव वालों से पूछा, यार तुम्हारे गांव में नेता एक्सीडेंट हुए थे? बोले हाँ साहब हुए थे। बोले क्या किया? बोले अंतिम संस्कार। बोले यार अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? उनमें से 2 तो जिंदा थे। बोले हो सकता है साहब 2 जने बार बार कह तो रहे थे कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, पर हमने सोचा नेता है झूठ ही बोल रहे होंगे। नेताओं की बात की कोई सच्चाई मानता नहीं है और समय नहीं होता उनके पास। ये तो आप हैं जहां साहब जो आगे है समय पर, वरना नेताओं के पास समय नहीं है। समय की इतनी बुरी स्थिति है कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा तो सामने की सीट पे भाई साहब एक महिला बैठी, उसके साथ 3-4 बच्चे और हर बच्चे में 5 साल का अंतर। ट्रेन में 3 या 4 बच्चे बैठे, गिने नहीं मैंने भाई साहब, लगभग 4 शायद 4 थे, तो 4 बच्चों में हर में 5 साल का अंतर। तो मैंने कहा जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? वो बोली जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, चुनाव जीते एक बार घर आते हैं। बस उसने बताया कि भाई चुनाव के बाद घर आते हैं। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैंने कहा जी 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे थे,
ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती हुई बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका नतीजा है। समय नहीं है नेताओं के पास। ये तो तब की स्थिति है जब इनके पास समय है। अगर समय होता तो मंगल पे प्लॉट काट रहे होते। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। गांव में 2 लोगों को सिंघवी साहब चोरी के आरोप में पकड़ लिया। चोरी के आरोप में पकड़ा, उनका काला मुंह कर रखा, गधे पर बैठा के गांव में जुलूस निकाल रहे। मैं शेखावाटी का रहना हूं, मैंने बताया था ना आपको, जिंदा दिली देखो ना लोगों की, कि दोनों चोरों का मुंह काला है, गधे पर बैठे हैं, उनका जुलूस निकल रहा है, पीछे पीछे पुलिस चल रही है। जैसे उनको नारायण सिंह पे उतारा तो पहला चोर दूसरे चोर से कह रहा है, कुछ भी कहे यार, गधे मजबूत थे, वरना रास्ते में गिर जाते तो बता गांव में क्या इज्जत रह जाती। कॉन्फिडेंस देखो आप उनका, चोरों का कॉन्फिडेंस देखो आप। नेताओं का क्या, हमारा तो चोरों का कॉन्फिडेंस अव्वल है। तो दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई। दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई, शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। तो इसलिए शब्द को सुनकर रामधन भी चकरा गया और बात ठीक से समझ में नहीं आई और उससे टकरा गया। बोले रे तू आज लुगाई, शादी लुगाई लाकर चारपाई मांग सकता है, तेरा क्या भरोसा कल को चारपाई लाकर लुगाई भी मांग सकता है। तो भाई मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता और किसी कीमत पर चारपाई, आपने लिखी है क्या, किसी कीमत पर चारपाई दे नहीं सकता। और दूं भी कैसे, लोग बहाना बनाते हैं, बहाने पर कविता वैसा भी बहाना कैसा बनाते हैं कि दूं भी कैसे, घर में चारपाई दो, एक पे मैं मेरा बापू, दूसरे पे पत्नी और मां सोती है, तुझे क्या मालूम किस तरह संघर्ष में रात होती है। इतना सुनते तिरमिलाकर जग्गू बोला रहा रामधन, इतना सुनते तिरमिलाकर जग्गू बोला रहा रामधन, चारपाई दो चाहे मत दो, पर अपनी अपनी जगह सोया करो। भाई बहाना तो ठीक बनाओ भाई, जैसे जलेबी के लिए आज बहाना बनाना हो तो बहाना तो सही होना चाहिए। तो देखो कविता 15 अगस्त के ऊपर थी, 5 कवि आने थे, 1 कवि पहुंचा, 4 कवियों का काम 1 कवि को करना है, बाकी 3 कवि पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज की रात इस संध्या पर हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट कवि हैं उन सब की कविताएं सुने। मेरे पास बाद में क्या पता समय इतना बचे नहीं बने, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं जो भाई साहब मैंने अभी कार्यक्रम में अपने वहां भी रिकॉर्ड करवाई थी, A1 टीवी पे भी। ये कविता वो कविता है जो दूरदर्शन पे अभी 35 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम हुआ उसमें गवर्नर साहब वहां चीफ गेस्ट थे, उसमें ये कविता मेरी पूरी लाइव चली है। आगे की पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ के विनती है महानुभाव, 5 ही तो हो, 5 औरतें होती तो मैं मान सकता था कि बातें करेंगी, आप तो आदमी हो, बैठो आप। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं कि एक कविता ऐसी है जिस कविता ने, मैं हास्य लिखता हूं, पर एक गीत ऐसा जो मैंने कारगिल विजय दिवस पे लिखा। ये गीत अगर आपको अच्छा लगे, ये कविता आपको अच्छी लगे, तो आप इस कविता को, जिन जिन लोगों को पसंद आएगी वो शायद मेरे को भूल जाएं, शंकर शिखर को याद रखें नहीं रखें, लेकिन इस कविता को याद रखेंगे। कविता का शीर्षक इतना सा है कि एक आदमी को जिंदगी में 2 लोग बहुत प्रिय होते हैं। एक वो जो उसको जन्म देती है, मां, और आपसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा इस बात को, क्योंकि अनिल लोढ़ा जी वो व्यक्ति हैं जो मां को साथ नहीं रखते हैं, मां के साथ रहते हैं। इस बात पे आपको तालियां बजनी चाहिए। आज जमाना ऐसा आ गया कि लोग कहते हैं कि मां को मैं रखता हूं। अरे तुम मां को क्या रखोगे यार, जितने दिन रखा ना उतनी जिंदगियां कम पड़ जाए रखने के लिए। तो दुनिया में सबसे बेहतर पसंद किसी की होती है तो वो होती है मां, क्योंकि मां उसको 9 महीने पेट में रखती है। और उसके बाद किसी को अगर सबसे ज्यादा प्रिय होता है सिंघवी साहब, तो आप भी जैसे जोड़े से आए, इसका कारण यही है कि उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आदमी को दूसरी पसंद होती है उसकी पत्नी, जो उसके वाले को 9 महीने पेट में रखती है। इन 2 के अलावा अगर किसी को तीसरा कोई शख्स प्रिय है तो वो होती है भारत मां, जो पूरी जिंदगी हम सब लोगों को अपने आंचल में, अपने दामन में रखती है। मैं उस पे कविता लिखना चाहता हूं, उस पे कविता सुनाना चाहता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कविता सुना दूं तो आज का ये जो कवि सम्मेलन है ये सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हंसी चुटकुले तो पूरी रात हम करते रहते हैं
और आपके पास भी खूब चुटकुले, तो यूनिवर्सिटी है, फेसबुक, इसी पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। मैं कविता सुनाना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है सैनिक। कि मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया। दो लोग प्रिय होते हैं, दोनों के दोनों उसने कैसे समझे। कि मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। चरण छुए तो मैया बोली, जैसे उसने युद्ध में जाने के दौरान पांव छुए मां के तो मां को पीठ दिखाई दी। जैसे ही मां को पीठ दिखाई दी तो उसने हाथ मार के कहा, कमबख्त मुझे तो दिखा दी है, वहां मत दिखा देना। ऐसी माएं भारत में हो सकती है। कि चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली। चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली। और दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। तो जननी के जज्बात सुने, बेटा मूछ मरोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। कविता का दूसरा बंद, युद्ध के दौरान जब जा रहा है तो हमारी भारतीय नारियों की परिस्थिति समझना साहब। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि नई नवेली दुल्हन हो चाहे पुरानी, अपने सास ससुर के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकती। और तब जब उसको पता है कि मेरा पति युद्ध में जा रहा है, तब भी वो बात नहीं कर सकती। मैं एक नया अंतरा लेके आया हूं, इसकी शब्दावली पे जाना, उसकी भावनाओं पे जाना। भाई साहब, आप कविता को अच्छी तरह समझते हैं, आप इसका मूल्यांकन करना। आप सब लोग इस कविता की कॉपी को जांचेंगे, मैं देखता हूं दूसरा अंतरा कितना पसंद आता है। कि पत्नी खड़ी है, पति से बोल नहीं पा रही है, और मालूम है कि कारगिल का युद्ध छिड़ गया है, ये युद्ध में जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। तब का अंतरा है कि टूटी टूटी मगर खड़ी थी। क्या बाकी रह जाता है यार, जिसको पता लगे कि मेरा पति युद्ध में जा रहा है। कि टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी। टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी। और ना आने की देख विदाई, बैरन बाहें पसर पड़ी थी। लाख बजाए चूड़ी कंगन, इस पंक्ति पे आपके हाथ खुले। कि लाख बजाए चूड़ी कंगन, पागल बन मुंह मोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। युद्ध के दौरान का दृश्य, हमारे आज के जो पिता हैं और आज के जो पुत्र हैं, उनके अलग प्रकार का प्रेम है। लेकिन शायद गांवों के वो फौजी पिता अपने पुत्रों को फौज में भेजने के लिए किस प्रकार का प्रेम करते थे, मैं उसी के बीच में रखता हूं। कि जैसे वो युद्ध का दृश्य चल रहा है, वो दृश्य आपको याद रहे। आइए, आ जाइए। जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग प्लस में हैं। अब जो लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए महनीय हैं। आप इधर बैठे, आप इधर नहीं बैठे, क्योंकि जितने लोग आएंगे सामने बैठेंगे तो आई कांटेक्ट बना रहेगा। आइए। कि लाख बजाए चूड़ी कंगन, पागल बुन मुंह मोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया। अब दृश्य चल रहा है युद्ध का। युद्ध के दृश्य में जब वो बच्चा वहां पर है तो उसको अपने पिता की वो बचपन की बातें याद आई जब वो खेला करता था गांव में। वो अंतरा आपके सामने रखता हूं कि पिता ने क्या सोचा और पुत्र ने क्या सोचा। पुत्र ने वहां पर सोचा कि बापू कहते शेर बड़ा है। जब भी वो गांव में खेलता था तो कहते थे मेरा बेटा शेर है। बापू कहते, युद्ध में याद आ रहा है उसको कि बापू कहते शेर बड़ा है, दुश्मन को जो घेर खड़ा है। बापू कहते शेर बड़ा है, दुश्मन को जो घेर खड़ा है। और जंगे आजादी में जैसे बन के अंगद पैर गड़ा है। 10-10 पर जो भारी पड़ता, 10-10 पर जो भारी पड़ता, आखिर सांसें छोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़। युद्ध में हमने अक्सर ये पढ़ा होगा कि कहते हैं कि भारत के जवानों ने हंसते हंसते जान लुटा दी, लेकिन ये गलत है। इस दुनिया में कोई भी आदमी हंसते हंसते मरना नहीं चाहता है। हमारा सैनिक हंसते हंसते मारना चाहता है। बस ये अंतरा सुने आप और इसका अनुमान लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरा बच्चा, मेरे देश का जवान शहीद हो गया। कि दोपहरी दिन बीत गया था, दोपहरी दिन बीत गया था युद्ध में। उसके शहीद होने का कारण सुनो कि दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था। दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था, पर दुश्मन दल से लड़ते लड़ते पूरा असला रीत गया था। हथियार खत्म हो गए थे। दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था,
पर दुश्मन दल से लड़ते लड़ते पूरा असला रीत गया था। तो केसर क्यारी में बेरी की, केसर क्यारी में बेरी की लाशों पर ही पोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। अभी हाल में एक घटना हुई सिंघवी साहब कि हमारे कुछ समय पहले 2 जवानों के सर काट के सीमा से ले गए पाकिस्तान के लोग, हमारे दुश्मन देश के लोग। तो हमारे कविताओं में और देश में चर्चाएं रही कि वो पाकिस्तान के जो जवान हैं, वहां की जो सेना है, वो हमारे सैनिकों के सर इसलिए काट के ले गई कि वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि भारत में देखो कैसे शेर पैदा होते हैं। ऐसा कविताओं में खूब प्रयोग हुआ है। मैं कविता में नई चीज लेके आया हूं। अगर आपको लगे कि यूनिक है और ये भारत के और राजस्थान के जवानों के उनके सम्मान में ऐसा ही होना चाहिए, तो आपकी तालियां मुझे इस अंतरे के आखिर में चाहिए। मैं नया अंतरा पढ़ता हूं जो शायद भाई साहब आपकी नजर में शायद कवि सम्मेलनों में ऐसा प्रयोग भी नहीं हुआ है। मैंने एक नया प्रयोग किया। मैंने बताया कि उनके सर क्यों काट के ले गए होंगे। सर काटने का कारण बता रहा हूं। आपने कभी बागा बॉर्डर पे वो बीट रीट सेरेमनी देखी है? देखी है ना? पाकिस्तान के और भारत के जवान आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को डराते हैं आंखों से। उनकी मूछें और उनकी आंखों का जो डर है वो हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है पूरे भारत के जवानों में। मैंने वहां से अंतरा उठाया और मैं इस अंतरे को आपके श्री चरणों में रखता हूं। मैंने कहा कि क्यों सर काट के ले गए? सर इसलिए काट के ले गए साहब कि जब तक सांसें चलती देखी, जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उससे दूर रहा था, नजदीक भी नहीं आया। एक धड़कन भी जब तक बाकी थी तब तक पास में नहीं आए। जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उसे दूर रहा था और कुंठित होकर गर्दन काटी, मरने पर भी घूर रहा था। इसलिए काटा कि जब गर्दन कट गई थी ना, तब भी आंखें बाहर ऐसे निकली हुई थी कि जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उससे दूर रहा था, कुंठित होकर गर्दन काटी, मरने पर भी घूर रहा था। और ये केवल राजस्थान का इतिहास है कि बिना मुंड वो केवल धड़ से, यहां जुझार हुए हैं, बिना मुंड वो केवल धड़ से दुश्मन के पीछे दौड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। वो बरगद गांव का बूढ़ा बरगद भी और उसका बाप भी जो सेना से रिटायर्ड है, मैंने उसको बरगद की उपमा दी है कि फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। और अपने कांधे अपना बाजू कैसे कर बाबुल ने धोया। आज गोरी के हाथों की चूड़ी आज विधाता तोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। इस कविता का आखिरी अंतरा आपके बीच रखता हूं। जोधपुर के एक शहीद हुए लाल सिंह खींची। लाल सिंह खींची के चाचा जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी थे। जब लाल सिंह जी शहीद हुए तो उनके परिवार की बाइट लेने जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके चाचा से कहा कि लाल सिंह जी आपके देखरेख में भर्ती हुए थे? बोले हाँ साहब, इनको भर्ती कराने मैं ही ले गया था पहली बार और फौज में भर्ती करवा के आया था। बोले आप इनके बचपन की कोई कहानी याद हो लाल सिंह की, वो बता सकते हैं? तो उनके चाचा ने सिंघवी साहब जो जवाब दिया, बिल्लू बना जो जवाब दिया वो जवाब सुनना। उन्होंने कहा कि मुझे तो बचपन से इसका लग रहा था कि एक दिन ये शहीद होएगा। बोले कैसे? तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण मैं एक अंतरे में लिखता हूं और वो अंतरा आपके बीच रखता हूं कि जब भी लाल सिंह खींची को स्कूल भेजा जाता तो 5वीं कक्षा में वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुबह 5 बजे विद्यालय के गेट पे पहुंच जाता था लाल सिंह खींची। इसलिए क्योंकि उसको पता था कि जो बच्चा 5 बजे विद्यालय के दरवाजे पर सबसे पहले आएगा, प्रभात फेरी में तिरंगा लेकर वही चलेगा। जिस बच्चे को तिरंगे से इतना प्यार हो, एक दिन वो शहीद तो होना ही है। मैं ये अंतरा रखता हूं और इस कविता की जो पूरी नींव है वो मजबूत करता हूं। अब जिन जिन लोगों की ताली नहीं बजे उनका भी समर्थन चाहता हूं। आखिरी अंतर आपके बीच रखता हूं। लाल सिंह खींची की वो कथा याद रखें और सुने कि सतरंगी चाहत ना पाली। दुनिया में बहुत रंग चाहता है आदमी, किसी के पास हरा है, किसी के पास ऑरेंज है, हर आदमी हर रंग चाहता है। लेकिन देखो एक सैनिक क्या चाहता है कि सतरंगी चाहत ना पाली, 3 रंग पर फिदा हुआ। सतरंगी चाहत ना पाली, 3 रंग पर फिदा हुआ, जिसको लेकर हाथ में दौड़ा आज ओढ़ कर विदा हुआ। सांसों की डोरी टूटी, सांसों की डोरी टूटी, पर जज्बातों को जोड़ गया।
माँ की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। आज की जो कविता अगर समझ में आ गई हो, ठीक ठाक लगी हो, तो एक बार सब ताली बजा दो। देखो ताली के लिए अलग से आदमी नहीं रह जाएंगे, आप में से ही कोशिश करनी पड़ेगी। ये कविता मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ी कि एक तो अनिल जी भाई साहब का जो आदेश था, उस आदेश की पालना हो गई कि 15 अगस्त का कार्यक्रम है तो उसी के लेवल की एक कविता हो जाए। दूसरी बात, हम जिन कवियों का वेट कर रहे हैं वो भी यहां तक आ जाए। मैं चाहता हूं कि वो कवि आए, तब तक अगर अनिल जी भाई साहब का मन हो, अगर आपका मन हो और आपको ऐसे लगे कि आप पढ़ने में अभी आपका मन बन चुका है, तो इनकी एक दो रचनाएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और ये बहुत कम मौकों पर सुनाते हैं, क्योंकि इनका ऐसा अवसर बनता नहीं है, बनता तो इनका मूड नहीं बनता है। आज अगर अवसर भी बन रहा है और अगर आपका मूड भी बन रहा हो तो एक दो रचनाएं आप सुना दें, फिर कवि आ जाएंगे, फिर अपन चलते रहेंगे जितनी देर सुना सके। तो मैं A1 टीवी के संस्थापक संपादक और सुनहरा राजस्थान के संस्थापक संपादक अनिल लोढ़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें अपने मन की छोटी छोटी दो रचनाएं सुना दें, और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग आमंत्रित करें अनिल लोढ़ा साहब। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट में होता है नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन इसलिए आता है कि अगले दिन सुबह जब क्रिकेट वापस शुरू होनी है तब तक विकेट को बचा के रखे। आउट न हो तब तक। हाँ, नई गेंद से पहले वो दूसरा होता है, आप नई गेंद वाली नहीं। ये होता है कि 2-3 ओवर बचे होते हैं, 4 ओवर बचे होते हैं, और देखते हैं यार एक बल्लेबाज भेज देंगे क्या अंधेरे में आउट हो गया, तो इसलिए ऐसे को भेजो बल्लेबाज तो नहीं है पर वो विकेट बचा के चल रहे टुक टुक करके, तो अगले दिन तक ले जाए मैच को। तो नाइट वॉचमैन खड़ा कर दिया इन्होंने कि नहीं सर, जब तक मैं बचा नहीं सर, मेरा मन है खुद का भी। नहीं इस मौके पे सुन लेंगे आपको। आज एक ऐसी बात बताता हूँ शंकर आपको, जी भाई साहब, जो शायद मैंने कभी जीवन में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा पूरी जिंदगी में, पर ऐसी बात बता रहा हूं जो कि आपके बड़े बड़े मंच पर जो हास्य और व्यंग पढ़ते हैं और सराहते हैं लोग श्रोता, वो भी शायद नहीं जानते जिस बात को। दो छोटे छोटे उदाहरण से बताता हूं जी। एक बार मैंने कलकत्ता में कवि सम्मेलन का संचालन कर लिया, एक्सीडेंटल बात हुई, संचालक नहीं आए, हरिया तो मुझे संचालन करना पड़ा कलकत्ता में। जी भाई साहब। तो वो संचालन मैं समझता हूँ जीवन में मेरे को बहुत सारे कवियों का खतरा पैदा हो गया। अच्छा। इसको मत रखो यहाँ। तो एक बात कही थी मैंने, गोविंद राठी भी कर रहे थे और कई अच्छे हास्य और व्यंग के कवि। हास्य और व्यंग को लोग एक जैसी बात मानते हैं, हास्य व्यंग का कवि जी, हास्य व्यंग का जी। हास्य और व्यंग दो अलग अलग विधाएं हैं। हाँ बिल्कुल। हास्य जिससे हंसी आती ही आती है, पर व्यंग जिसमें आदमी कई बार तिलमिला कर रह जाता है और कई बार हंसता भी है। दो उदाहरण पेश करता हूं आपको। मेरी कविता है एक तो इसमें, और एक मेरे मित्र सुरेंद्र चतुर्वेदी कविता है। जी भाई साहब। हम कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसी कवि सम्मेलन करते थे कॉलेज में। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ जाएगी आवाज, पास में जाओ आप। नजदीक? नहीं तुम्हें अभी आएगी आवाज। मेरी आवाज बहुत बुलंद है, देखना भैया। तो सुरेंद्र चतुर्वेदी एक कविता सुनाते थे कॉलेज में। दूध फटने का गम उसे सताता है। दूध फटने का गम उसे सताता है जिसे रसगुल्ले बनाना नहीं आता है। ये तो वह हास्य, ये विशुद्ध हास्य। और एक मैंने इसके जवाब में लिखी जी। कॉलेज में कंपटीशन था ना, मैं भी कुछ सुनाऊं, मैं भी कुछ लिखूं। तो वो मैंने लिखी, नेता एक ठंडा मिर्ची बड़ा। नेता एक ठंडा मिर्ची बड़ा। ठंडा मिर्ची बड़ा। सिंघवी साहब ज्यादा जानेंगे, मिर्ची बड़े के शहर से आए। नेता एक ठंडा मिर्ची बड़ा जो गर्म नहीं होता पर मुंह जलाता है। ये व्यंग हुआ। तो हास्य यहां और व्यंग यहां। तभी कवि आए हैं एक और आ रहे हैं मेरे ख्याल से, उनके आने तक वो नाइट वॉचमैन का काम मेरा पूरा हो जाएगा। कवि आ चुके हैं। आ जाए। और हाँ, दो तीन लोग हैं, तीनों आ गए। आ जाओ। क्या शर्मा रहे हैं बाहर क्या? नहीं वो वॉशरूम शायद गए हैं क्योंकि ट्रैफिक में। हाँ उधर लंबी यात्रा करके आए हैं। लंबी यात्रा हम कह सकते हैं, माया इंटरनेशनल होटल से लेकर प्रेस क्लब की यात्रा भी लंबी यात्रा हो गई।
आप देखिए क्या जमाना आ गया है। हमारे अजमेर में एक शायर होते थे मजबूर साहब, इंद्रकृष्ण मजबूर, बहुत देश के नामी शायर थे। हम कई बार उनके सानिध्य में जाके कुछ सुनने के बैठ जाते थे। तो उन्होंने कविता लिखी थी, सफर हयात कहते हैं जिंदगी का सफर, और तवील कहते हैं लंबा। सफर हयात इस कदर तवील, जिंदगी का सफर इस कदर लंबा, सफर हयात इस कदर तवील, और जाना सिर्फ मजार तक। जाना सिर्फ मजार तक। तो हम ऐसे लोगों के सानिध्य में आगे बढ़े हैं। प्रकाश जैन लहर के संपादक थे, बड़े कवि। आइए मंच पर आओ सीधे आप। आदित्य जैन कोटा से और गौरव चौहान इटावा से, मनु वैशाली दिल्ली से, हम तीनों हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तीनों का स्वागत है। तीनों मंच पर आप जोरदार तालियां बजाकर आओ भाई। तो प्रकाश जैन अक्सर एक कविता सुनाते थे मुझे, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, जानते हो अब तक कैसे बची है, नाम लेकर जी रहे जिस संस्कृति का, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। तो हम सरस्वती के पुत्र, शब्द के उपासक, वो लोग हैं जो समाज में शायद, अब ठीक है कि मंच पे हास्य व्यंग क्या कहे शुरू हो गए, लेकिन जो शब्द की उपासना है जी, वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। और उस शब्द की उपासना से मनुष्य के भीतर का गीलापन, आर्द्रता, संवेदनशीलता जिंदा रहेगी। इसी यज्ञ को करने के लिए मैं कवि सम्मेलन करता हूँ। वरना मेरा काम तो टीवी चैनल चलाना और अखबार निकालना है। पर हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को मौजूद रहते हैं। इस बार मैंने लीग से हटके पूरी नई टीम, एक मिनट, मैंने इस बार अब तक के सारे बुलाए हुए कवियों में आदित्य जैन को छोड़ के बाकी कोई पुराना रिपीट नहीं किया। पहली बार मेरे सारे कवि मित्र नाराज हैं और इतने बड़े बड़े कवि मेरे दोस्त हैं, सब उम्मीद लगा के बैठे 15 अगस्त से एक महीना पहले फोन करना शुरू करते हैं, मैसेज देना, इस बार हमें मत भूल जाना, इस बार हमें मत भूल जाना। क्या बात है भैया, बहुत। इस बार मैं सबको भूल गया। तो एक आदित्य जैन को याद रखा मैंने। आदित्य जैन को इसलिए कि बाल कवि है, बच्चा था जब से कविता पढ़ रहा है मेरे मंच पे, मेरा अपार स्नेह है, इसके प्रति बहुत स्नेह प्रेम है। आदित्य जैन, डॉक्टर आदित्य जैन। आदित्य वैसे आपने बता दिया हो कवियों को, ये मंच जो है वो एक गंभीर किस्म का मंच है, हास्य भी हो, प्रयास भी हो, सारे रसों साहित्य के। लेकिन चूंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और एक टीवी चैनल का कवि सम्मेलन और लाइव टेलीकास्ट होगा पूरा, इसलिए कोई भी शब्द ऐसा ना जाए जिससे राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा, चैनल की मर्यादा। लेकिन आप सब सामर्थ्यवान हैं, सरस्वती के उपासक हैं, कर्म के धनी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज रात जितने से लोग बचे हैं, इस बारिश के तूफान के बाद जितने लोग यहाँ रुक गए, जितने लोग आ गए, उन सब का सौभाग्य है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो इसलिए बहुत सारे लोग टीवी पर, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। बस मैं जाने से पहले, चूंकि मुझे इन्होंने एक कविता सुनाने के लिए कहा था, और एक कविता मैं आपके कहने पर सुना रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका सर। और मेरी, हाँ अनिल लोढ़ा जी, ये वो कविता है जो इसको तारा प्रकाश जोशी ने मेरी किताब का प्रीफेस लिखा, तो रूसी कवि माइकोवस्की की कविता से तुलना की, बोले कि उसकी मानसिक सोच के स्तर पर जाके कविता लिखी अनिल लोढ़ा ने। इससे बड़ा मेरा कोई उपहार नहीं हो सकता, कोई पुरस्कार नहीं हो सकता जीवन में मेरे। स्वागत है दादा। एक मिनट बैठ जाइए हनुमान। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। क्या बात है जी भाई। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह। हाँ क्या बात है। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो, ताकि जान सको तुम किसी सूरज से कम नहीं हो, तुम किसी सूरज से कम नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही मेरी पसंद की कविता भी है और बहुत ही अच्छी कविता है। मैं अनिल जी भाई साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात रख दी। अब देखो हमारे बीच जो महत्वपूर्ण कवि हैं लगभग आ चुके हैं, 3 तो आ ही चुके हैं। अशोक चारण रास्ते में, शायद वो भी आ जाए।
एक अभी मेरे पास इन्होंने बताया आदित्य जैन साहब ने कि एक नया लड़का है रणदीप राहुल, ये जयपुर में ही निवास करते हैं और क्या सुनाते हैं वो तो हम भी सब सुनना चाहेंगे, लेकिन पहली बार ये आए हैं और आप सब लोगों को इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये आइए, स्वागत है आपका। दरअसल क्या है कि समय की सीमा होती है, लेकिन फिर भी हम भी सब लोग वही हैं जो बैकडोर एंट्री से आए हैं, हम सब कभी वैसे ही होते हैं। मन है इसका तो स्वागत है आपका, आप इसी पे आ जाओ, जितना भी शॉर्ट आप जितना बढ़िया पढ़ सको आप अच्छा से अच्छा पढ़ दो। स्वागत है, आप भी पूरा साथ देना भाई। नहीं, माइक की और मेरी समस्या हमेशा रहती है मंचों पे, जब भी मैं मंचों पे आता हूँ माइक और मैं माँ शारदा और माँ भगवती के चरणों में नमन करता हूँ, मंच पर विराजित कवि गणों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों को अपने ही हाथों से वंदे मातरम करता हूँ। अपने ही हाथ इसलिए कहने पड़ते हैं क्योंकि हमारे ही नाम राशि के और भी हाथ लिए बैठे हैं, तो इसलिए क्या बात है। तालियों के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से जिस धारणा से आप बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि ये अपनों की महफिल है, और जिस अपनों की महफिल में अपनों को ही महफिल बनाने के लिए कहा जाए, उस अपनों की महफिल में अपनों का क्या काम। वाह भैया राहुल, क्षमा चाहता हूँ, मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिन्हें सुनने के पश्चात आप अपनी महबूबाओं के साथ बिताए हुए पलों को याद करें। मैं वो कविताएं सुनाता हूँ जिन्हें सुनने के पश्चात आप सिर्फ राष्ट्र कल्याण की बातें करें। निवेदन करता हूँ, न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसे के फटाके छुड़ाता हूँ, सुना जो राष्ट्रभक्ति का गान वो गुणगान सुनाता हूँ। मैं लिखकर अपनी लेखनी में हिंदुस्तान का अमर इतिहास सुनाता हूँ। सुनाता हूँ वो घाव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनाता हूँ मत वालों के वो घाव, घाव से बहती वो लहू की धार, धार धारी वो तलवार जो रण में मचाए हाहाकार। रण वो जिसमें वीर लड़े महान वीर, वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज। शीश वो जो किसी शत्रु के धड़ के आगे झुके नहीं, और धड़ वो जो शीश कटने के पश्चात भी युद्ध करता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। मान लिया तो मान बहुत है, मगर स्वाभिमान से बड़ा कोई मान नहीं। और भगत बोस आजाद की बातें तो सभी करते हैं, मगर भगत बोस आजाद बनने को कोई तैयार नहीं। हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्रभक्ति की धारणा चाहिए। जिस तूफान और जिस बारिश को देखते हुए आप रुके हुए हो, ये दिल से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कविता कल्याणी के शिष्य और राष्ट्रभक्ति रुके हुए। तो आपके लिए कि हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्रभक्ति की धारणा चाहिए, संस्कार, सभ्यता और सम्मान की भावना चाहिए, ऋषियों की तपस्या से वरदानित इस धरा का मान चाहिए। फिर भले ही जन्म मिले अनेक योनियों में, मुझे तो हर जन्म में हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। अभी प्रेम की बात चली थी। आदरणीय, मेरे हिसाब से जवानी, अक्सर कहा जाता है कि जवानी में अगर आपको मोहब्बत या प्रेम नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि आपकी जवानी बेकार है। जवानी में रवानी नहीं है। माफ करना, जवानी में रवानी महबूबाओं के साथ इश्क लड़ाने से नहीं आती, जवानी के उबलते खून में देश के दुश्मनों को जलाने से आती है। अगर आजादी के मत वाले हो जाते मोहित हसीनों की अदाओं पे, अगर आजादी के मत वाले हो जाते हैं मोहित हसीनों की अदाओं पे, तो समय का काल चक्र यूं घूमता नहीं। और स्वतंत्रता सेनानी अगर शस्त्र न उठाते रण में, तो शायद आज आपका और हमारा किरदार यह होता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रेम क्या होता है हिंदुस्तान में, प्रेम क्या होता है दादा, वो बताता हूँ। प्रेम करना गलत नहीं है। निसंदेह मिले राधा तो शाम बन जाना तुम, निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम। पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म की खातिर निशस्त्र युद्ध लड़ जाना तुम। और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। ये बात समझ जाना तुम, पहले जिम्मेदारी निभाना तत्पश्चात प्रेमी बन जाना तुम। मेरे हम उम्र दादा अक्सर मोटिवेटर को ढूंढते रहते हैं, जो मोटिवेट करे वो। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ,
जिस राष्ट्र के एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, उस राष्ट्र को किसी मोटिवेटर की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो, इतिहासों में अमर वीरों का गुणगान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान पढ़ो। पढ़ो कैसे राणा ने हरिदल में भाला गाड़ा था, हल्दी घाटी में बहलोल खां को घोड़े सहित काटा था सांगा महान जो 80 घावों से युद्ध लड़ आता था, अमर सिंह अपराजय की गाथाएं लिखता जाता था, वीर शिवाजी कैसे दुश्मन के सीने चीर आते थे, रावल रण में कैसे हाहाकार मचाते थे। पढ़कर इनको जब पहचान तुम अपनी पहचानोगे, तुम भी बिना शीश के युद्ध लड़ आओगे, तुम भी बिना शीश के युद्ध लड़ आओगे। फिर तुम में भी चुंडावत सहकावत से माटी पर मर मिटने की होड़ मचेगी, विश्व पटल पर मुकर रहने की तुम में भी आस जगेगी। फिर तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे। अरे जग में सीना चौड़ा करके तुम भी भारत माता की जय जयकार करो। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। भारती जी लिख दो। अब मैं शंकर शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि सभी कवियों का जी स्वागत करवाते हैं। उनका स्वागत करा दें माल्यार्पण के लिए। इसको वापस बड़ा करना पड़ेगा। मैं ये बच्चा कविता पढ़ रहा था, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा, 2 लाइन। जी स्वागत। हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, बच्चे थे, 74 की बात है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था, हम उसमें शामिल थे। तो बड़े बड़े दिग्गज कवि हमें मंच पे नहीं चढ़ने देते थे, कविता नहीं सुनाने देते थे कि तुम क्या कविता सुनाओगे, लौंडे लपड़ो। हाँ हाँ बिल्कुल, पुराने लोगों की भाषा ऐसी थी। तो वो समानांतर विधानसभा और समानांतर सरकार ऐसा युग चल रहा था। तो हमने एक दिन ऐसे ही कवि सम्मेलन था 15 अगस्त का, तो बाहर कवि सम्मेलन कर लिया लड़कों ने, लड़के लड़कियां कॉलेज के, और अखबार में खबर से भी समानांतर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें श्रोता भी थे। वाह वाह वाह, ये मस्करी थी कॉलेज के जमाने की। आज के लिए ठीक है ये। श्रोता भी थे, पत्रकारिता जुड़े थे तो ऐसे छपा लेते थे। पर ऐसे में कवि ने एक बात कही थी, बहुत बुजुर्ग कवि थे, हम नीचे बैठ के कई बार हुटिंग करते थे, तो याद आ गई वियोगी जी थे, बहुत बढ़िया कवि थे। तो उन्होंने कविता में कहा कि छोरो तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते। इन्होंने भी प्रेम क्या होता है इसकी बात की, इसलिए याद आई। तो उन्होंने ये कहा कि ये भी किया है हमने तुमसे पहले, और वो भी किया हमने तुमसे पहले, और उन्होंने कहा इश्क के इम्तहान भी दिए हमने तुमसे पहले। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा फेल हुए होगे। सही बात। हाँ, कवि आ चुके हैं, इसलिए कवियों के जो सम्मान की परंपरा है उसको हम निभा देते हैं। कवि संजय झाला जी तो अभी शायद आए नहीं है और अब आएंगे भी नहीं। संजय झाला जी, उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे रमाकांत चतुर्वेदी जी, लेकिन अब वो आए नहीं है, तो आप सुबह घर जाके करिए आए, है ना। अशोक चारण, वीर रस के महनीय कवि अशोक चारण, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दें आप। ये बड़े संघर्ष के बाद यहां तक आए हैं। 2 घंटे तक ये एलिवेटेड पे रुके हुए थे। अब आप सोचो, एलिवेटेड इसलिए बनी थी कि आदमी जाम में नहीं फंसे। ये पहला आदमी है जो एलिवेटेड पे फंसा है। अशोक चारण का स्वागत है। आप मूल निवासी केकड़ी के हैं और जयपुर में ही निवास करते हैं। तो सबसे पहले कवि अशोक चारण के लिए मैं उनके स्वागत के लिए राजनारायण शर्मा जी और आदरणीय अनिल लोढ़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो कवि अशोक चारण का राजनारायण शर्मा जी, राजनारायण जी, हाँ, अब तो ना भी करो तो चले। अशोक चारण जी का स्वागत करेंगे राजनारायण जी। अगली कड़ी में इटावा से आए हमारे भाई गौरव चौहान जी हैं, उनका स्वागत करेंगे आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी आप पधारें और गौरव चौहान जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। रमाकांत जी को
इनके बाद वैसे तो बाल कवि, लेकिन अब तो काफी बड़ा हो गया, बाल कवि रहा नहीं, आदित्य जैन, डॉक्टर आदित्य जैन कोटा से हमारे बीच में है। इनका स्वागत करेंगे A1 टीवी के संपादक रमाकांत चतुर्वेदी जी। दिल्ली से आई कवयित्री मनु वैशाली जी हैं, इनका स्वागत करेंगे अनीता जी, शालिनी जी और A1 टीवी के प्रोग्राम हेड भारती जी। नहीं, क्यों नहीं, एक और आ जाएंगे। नहीं, आप आइए ना। मैं कहता बाल कवि ने अभी तक बालकपन छोड़ा, इसका सबूत नहीं दिया है। अभी तक सबूत नहीं दिया, सबूत नहीं दिया। मैंने भी पूछा था, मैंने कहा शादी हो गई क्या, बोले नहीं, तो मैंने कहा फिर तो बाल कवि है, बाल कवि बना रहेगा। मनु वैशाली का स्वागत करेंगे। मनु बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ती है। आप जब सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, इतनी बढ़िया तो इसकी आवाज है और इतना ही अच्छा इसका क्रिएशन है, बहुत अच्छा पढ़ती है। अभी मेरे साथ ये शैलेश लोढ़ा जी वाले कार्यक्रम में थी, वहां पर, तो बहुत अच्छा पढ़ती है। आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। हम कार्यक्रम को अनवरत जारी रखते हैं। अब हमारे पास समय की थोड़ी बाउंडेशन है, इसलिए 4 कवि हैं। मैं चाहता हूं कि चारों कवियों को बिना किसी भूमिका के मैं एक एक दो दो बस लाइनों के साथ ही बुलाऊंगा। मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, उन कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और 4 पंक्तियों में देखो आपको एक बात यह समझनी है कि अब आएंगे गौरव चौहान जो इटावा से आते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि गौरव चौहान के लिए बता दूं, आपने वो अंगूठी देखी है जिसमें हीरा, मोती, पन्ना, माणक छोटे छोटे टुकड़े करके सारे लगाए हुए होते हैं? वो इसलिए होती है कि भाई किसी भी राशि का असर हो तो वो अंगूठी एक ही काम आ जाए। ये एकमात्र अंगूठी है जिसमें सारे हीरे लगे हुए हैं। आज थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन ये तो बुखार उतारने वाला कवि है। गौरव चौहान हमारा प्यारा भाई है। मैं 4 पंक्तियां गौरव चौहान के लिए पढ़ता हूं, और आप चौथी पंक्ति बुलाएंगे। ये हाथ से भी उतने बढ़िया पढ़ते हैं जितना बढ़िया ये ओज पढ़ते हैं, और टीवी का जाना माना चेहरा है भाई। आए दिन इनका जो कार्यक्रम है वो नोएडा से जब प्रसारित होता है तो बहुत लोग पसंद करते हैं। गौरव चौहान को आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा भूमिका नहीं बना के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई तकाजे में डूब गया, कोई तकाजे में डूब गया, गौरव, कोई तकाजे में डूब गया, किसी को उगाही ले बैठी। कोई तकाजे में डूब गया, किसी को उगाही ले बैठी, और किसी की शादी टूट गई, किसी को सगाई ले बैठी। किसी की शादी टूट गई, किसी की सगाई ले बैठी। और चौथी पंक्ति में आप गौरव चौहान के लिए सब तालियां बजाएंगे कि गांव हो या शहर, कोई हालात सभी के एक से हैं। कोई प्रेमिका से दुखी है और किसी को लुगाई ले बैठी। जोरदार तालियों के साथ भाई गौरव चौहान, इटावा। मुझे बुलाने से पहले आपकी पढ़ी गई इन पंक्तियों से मेरा दूर दूर तक कोई जायज और नाजायज संबंध नहीं है। ये आपने किस कल्पना में लिखी मुझे पता नहीं है। मेरी लुगाई मुझे बहुत प्यार करती है, और आज उसी के प्रेम की वजह से मैं जहां भी हूं, लेडी लक की वजह से हूं। और आज का जो कार्यक्रम, माइक वाला कोई है? माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से जरूर मिलती है, इसलिए आ जाओ। कवि सम्मेलन पूरे देश में करते हैं, तरह तरह की स्थितियां परिस्थितियां आती है, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखा उसमें हमने क्या खोया क्या पाया हम नहीं जानते, लेकिन एक व्यक्ति के जुझारूपन और उसकी जिजीविषा पर बहुत गर्व हुआ। वो थे अनिल लोढ़ा जी। ऐसी स्थितियों में जहां कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं, आयोजक टूट जाता है, बिखर जाता है, सब बर्बाद हो गया, लेकिन इस व्यक्ति ने खुद हिम्मत बनाए रखी, और हम कवियों को हिम्मत बनाए रखी कि ईश्वर चाहा तो कवि सम्मेलन होगा। बिल्कुल, ये बात तो है। मैं 15 अगस्त के इस अवसर पर 4 पंक्तियां, और ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर अनिल लोढ़ा जी आ गए, मेरी अंदर अनिल लोढ़ा जी की आत्मा समा गई है, और ये 4 पंक्तियां मैं नहीं बोल रहा हूं, अनिल लोढ़ा जी खुद बोल रहे हैं। स्वागत है। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं,
सुनना मुझे, देखना अनिल भाई साहब। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं, चुकाने को जमाने के कई एहसान बाकी हैं, और समस्याओं की थोड़ी सी जड़ें मजबूत होने दो, अभी खामोश हूं, मुझ में कई तूफान बाकी हैं। ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रणाम करता हूं भैया आपको। और सच बताऊं, मैं तो बिस्तर पर लेट गया था, सुबह से दवाइयां खा रहा हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 10 मिनट में बहुत अच्छा सुनाकर जाना चाहता हूं। सिटी प्रेस क्लब के दर्शन प्रथम बार मुझे जीवन में हुए। अनिल भैया से पहली बार मिल रहा हूं। मेरा शो आता है न्यूज 18 इंडिया पे, लपेटे में नेताजी, और उस शो ने मुझे पूरे देश में बहुत प्यार दिया, गांव से लेकर कस्बों तक मुझे लोग पहचानने लगे। 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, सिटी प्रेस क्लब को समर्पित करता हूं, अनिल भैया को समर्पित करता हूं। थोड़ी सी ताकत दे देंगे मेरी इस खराब तबीयत में, मैं 5-6 मिनट अच्छा सुना के जाऊंगा। सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। जितने मिनट माइक पर रहता हूं, अपने तेवर के साथ कोई बेईमानी नहीं करता हूं, बस 10 मिनट मेरा साथ देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। यहां तक, आज तो जब यही नदियां थी, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे इको थोड़ा सा कम करो। मेरे सामने भारतीय सेना के जवान बैठे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरव चौहान ने जब से कलम संभाली, देश के बहुत बड़े कवि अशोक चारण जी मेरे सामने बैठे हैं, जिनको सुन सुनकर हम इटावा में बैठे बैठे ऊर्जा पाते रहते थे। आज वो मेरे साथ कई मंचों पर रहते हैं। जब से कलम उठाई किसी नारी के कजराड़े नैनों पर, उसकी नागिन जैसी चाल पर कभी कुछ नहीं लिखा। जब भी लिखा तो उनके लिए लिखा जो हमारे देश के सच्चे नायक हैं। आप अपने 12, 13, 14, 18 साल के बच्चों को समझाना कि हमारे देश के असली नायक कौन है। अपने आदर्श चुनना सीख लो, अपने आइडल चुनना सीख लो। वो सिल्वर स्क्रीन पर नाचने वाले गवैये नचैये, वो हमारे कभी नायक नहीं हो सकते हैं। हमारे असली नायक कोई है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे एक एक सैनिक, वो हमारे असली हीरो है। सही कह रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पर टिका है। देखिए, हम हजारों की भीड़ में पढ़ने के आदी हैं, और आप लोगों से भाई साहब अनुरोध करता हूं कि मोबाइल आप उसी तरह साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। देखिए, तालियां वैसे भी बजाने वाले लोग नहीं है। अब आप मोबाइल पे सब कुछ पड़ा है, यूट्यूब पे सुनना खूब। अभी अगर ये महफिल जमी है, जश्न आजादी का मना रहे, तो सब सम्मिलित हो इसमें। जी भाई। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क आजादी को हम प्रणाम करें। अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुज आदित्य मुझे इतना प्रेम करता है। क्या व्यवस्थाएं थी यहां पर, क्या अवस्थाएं थी, लेकिन मैं फिर भी आया केवल अपने अनुज। और आदित्य जैन आने वाले समय में देश का बहुत बड़ा कवि होने वाला है। भगवान इसको मेरे साथ बनाए रखे, मुझे भी लाभ मिलता रहेगा। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। पहली बार जब भारतीय सेना ने मुझे अरण्य सेक्टर में आमंत्रित किया कविता पाठ के लिए, जम्मू कश्मीर, पहली बार मैंने बॉर्डर पर सेना को देखा, उनकी वर्दियों को चहलकदमी करते देखा। अनिल भैया, अपने जीवन की सबसे पावन पंक्तियां रखता हूं। कभी आप उन वर्दियों को श्रद्धा से देखना, आपको वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। स्वागत। मैंने श्रद्धा से उन वर्दियों को देखा, और आप भी कभी देखना तो आपको भी वही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। आपकी श्रद्धा है, वर्दियों को देखिए। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे, और मंदिरों में न सही
सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह भाई, बहुत अच्छे। बहुत आरोप लगते हैं सेना पर, बहुत आरोप लगते हैं। देश की सियासत कभी उन्हें सड़क छाप गुंडा बोल देती है, कोई उनसे सबूत मांगने लगता है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। अरे हमारे सैनिकों के दिल को कभी टटोलोगे तो केवल एक चीज निकलेगी। वो क्या निकलेगी दादा? आशीर्वाद चाहता हूं आपका। वो क्या निकलेगा? एक एक सैनिक के दिल को टटोलोगे। सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। बहुत अच्छे। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा, मेरा सीना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा, मेरा सीना। ये जयपुर, ये राजस्थान हमारी, मैं जब जब आता हूं मुझे केवल एक व्यक्तित्व याद आता है, वो है महाराणा प्रताप, जो केवल राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान के गौरव बने। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर मन चाह किया दे तो मैं 2.5 मिनट में ये कविता, क्योंकि राजस्थान में आया हूं। अच्छा, ये अशोक चारण जी हैं दादा, हमसे कहते हैं तुम बहुत बड़े वीर रस के कवि हो, पाकिस्तान पे कुछ लिखो। अब भाई साहब ईमानदारी से बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अनिल भैया, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं, और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे बिल्कुल आपने कहा है क्या? कोई तुलना नहीं है। अभी सन्नी देओल की गदर 2 हिट हुई भाई साहब। सन्नी देव, कैमरामैन साहब थोड़ा सा एक जगह पर। अच्छा जी 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 जी। सन्नी देओल की गदर 2 हिट हुई, पाकिस्तान उसी पे चिढ़ गया, बोला अब हम सन्नी देओल, उसने गदर 2 में भी हमको गाली दी थी, गदर फर्स्ट में, गदर 2 में भी गाली दी, अब हम इसका पाकिस्तान में आना जाना बंद कराएंगे, हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा भाई साहब तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब पंक्तियां सुनना, मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कैसे लोग सुन रहे हैं। और मुझे बताया कि जितनी भी है क्रीम बैठी है जयपुर की, तो पता ना तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुनो पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, मैं इसलिए अंग्रेजी बोल रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि इन सब में पढ़ा लिखा मैं ही हूं केवल। सुनिएगा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है। मैं चाह रहा हूं कि आजादी के जश्न में थोड़ी मुस्कानें भी आपके चेहरे पर आ जाएं। अब तुलना देखना, भारत पाकिस्तान, एक एक पंक्ति पर मैंने कहा पाकिस्तानियों कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हंस रहे हो? ताली नहीं बजी? क्या मतलब है? मत बजाओ, मत बजाओ भैया, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर कोई हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाना, जितने भी बैठे। हालांकि मैंने रिस्क ले ली है, ये रोक ही लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है। गौरव, अरे सावन का महीना चल रहा है और आपके हाथ रुक जाएं। जितने बजट में, तैयार है ना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा देते। ये है हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदा करना। ये हिंदुस्तान जब तक है
15 अगस्त के दिन मैं आपकी हिम्मत लेकर इस A1 टीवी चैनल पर यह शंखनाद करता हूं कि इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो जुबान से ये बोल सके भारत तेरे टुकड़े होंगे। झूठी आजादी के नाम पर जो ये नारे लगाते हैं देश का, कुछ लोग कह रहे थे जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई देना और बताना गौरव चौहान तुम्हारा आना सार्थक हुआ आज के इस पावन अवसर पर, इस पावन आयोजन में। भारत के टुकड़े हो गए, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। जो भारत के है दुश्मन वो लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार गौरव चौहान ने, बहुत अच्छी कविता पढ़ी। आपको दोनों तीनों रस जो उन्होंने, जिसमें उनकी सिद्धस्त है, वो सबके उन्होंने दर्शन कराए। मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा काम किया। तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी, खैर जो भी है। इन्होंने उसके बाद में अपन सुनेंगे इस समय उस कवि को जिसने लगभग इन सब कवियों को बुलाने में पूरी भूमिका निभाई। भाई मैं तो चलो अनिल जी के, हम तो घर के लोग हैं तो यहां से, बाकी आदित्य ने खूब मेहनत की है। और हाँ, वो भी खैर वैसे तो घर का ही है, लेकिन कोटा से यहाँ और दिल्ली से इन सब कवियों को जुटा के। और सबसे बड़ी बात यह कि होटल के गेट पे ये 2-2.5 घंटे खड़े रहे हैं, गाड़ी इन तक पहुंच नहीं पाई और ये वहां से ना जा सकते हैं। अशोक जारण ने तो लास्ट में यहां तक कह दिया था कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो मैं आधी दूर की यात्रा इधर करने से बढ़िया मैं उधर की कर लूं, मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा भाई चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन कविता आप सब लोगों को पढ़नी है, तो हम इन कवियों को सबको सुन लें। अनिल जी भाई साहब, अपने बगल में, अपने जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वैसे जयपुर की राजधानी भी है एक, उसका नाम है चोमू। हाँ चोमू, हाँ चोमू के है ना आप? हाँ, तो चोमू के हो तो फिर आज ये कविता आप गांठ बांध के लेके जाना 4 लाइन की, कि बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया। बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पे आया। मैं अगले कवि की अगवानी में खड़ा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं। माहौल ऐसा देना है कि आदित्य जैन को लगना चाहिए, आपका ठहाका और ताली आपकी वहां तक पहुंचनी चाहिए कि बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया तो कानों में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो, चोमू के बेर लाया। चोमू के बेर बड़े प्रसिद्ध है। 10 की थैली 2 में हेलो अशोक भाई, बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया तो कानों में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो, चोमू के बेर लाया। मैं अनसुनी कर गया तो अगली सीट पर आया और बोला 10 की थैली 5 में दे गया। 10 की थैली 5 में दे गया। सोचा कि ये डोकरा तो काने बोरों में टल गया। आगे बुजुर्ग बैठा था एक, कि डोकरा तो काने बोरों में टल गया। और डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया। डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया। तो एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, दोनों की चतुराई है। और सीकर बदलो चाहे जयपुर पर या चोमू तो बाकी भाई है। तो भाई जोरदार तालियों के साथ हमारे डॉक्टर आदित्य जैन को बुलाएं, जो कोटा से हैं, बेटी का, सैनिक का, जो उनका मन हो वो गीत पढ़ें। आप तालियां बजाएं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहे आदित्य जैन की मेहनत के ऊपर। आदित्य जैन। मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे अब कवि सम्मेलन नहीं, नानी भाई का मायरा शुरू होगा और मैं कोई जया किशोरा हूं। भाई अगर बस्ती हो तो एक बार मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। आप सबका आभार। इन विकट परिस्थितियों में भी हमने आज इस कार्यक्रम को कर लिया, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जब मेरी बात हुई थी आदरणीय अनिल अंकल से 14 अगस्त 15 अगस्त, लगभग हर कवि के पास इतने ऑप्शन होते हैं कवि सम्मेलन के लिए, लेकिन मेरा मन था कि मैं उन कवियों को आपके बीच लाऊं जो आपने
कम सुने हैं या लगभग आप पहली बार आज उन्हें सुनेंगे। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बड़े मेलों में बड़ी भीड़ के बीच कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब जब भी यहां कवि सम्मेलन होता है तो यह कविताएं मुश्किल से नहीं पूरे दिल से सुनी जाती है। तो वो सब लोग आपके बीच में हैं। स्वागत है भाई। और मैं एक बात जो मेरे मन में हमेशा रहती है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कविताएं, बौद्धिकता और इन सबके काम, इन सबके प्रति जो जागरूकता अनिल अंकल की रहती है, हमें यह लगता है कि हम आश्वस्त हैं। हमारे घर में हमारे घर के बड़े हैं जो इस संस्कृति को लेकर अभी आगे चल रहे हैं, वरना ये जो मोबाइल है इससे हमारे बच्चों के हाथों में वो सब आ चुका है। वो अश्लीलता हमारे घरों में उतर चुकी है कि पिता ये चिंता में रहता है कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है और बेटी अपलोड क्या कर रही है। ऐसे समय में आपने ये कवि सम्मेलन करवाया है तो शायद ये सूचित होता है कि उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है, ये आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में बुजुर्गों के सभी आदर्श जिंदा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह भाई आदित्य। तो आपने मन से सुना, आइए मैं शुरू करता हूँ। वाह, स्वागत है। आज समय कम है, ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। तो मैं आपको सुनाता हूं, सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। घरवालियां मतलब एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। सर हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। ये बारीक बात है, जिन्हें समझ में आए वो तालियां बजा सकते हैं। आइए मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई। जो बात मानती हो वो, क्योंकि आज हमारा जो कॉन्फिडेंस है, एक तो वो जयपुर में आते से खत्म हो गया था। आज हम जब जयपुर में आए थे तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, पानी वानी से भी गुजरी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया हो। तो मैंने पास में जाके एक बॉडी से कहा कि भैया टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। तो वो अंदर गया और अंदर से माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा यार ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा और होगा तो कल पूरे जयपुर को पता चल जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन सुनेगा, आप मन में आइएगा कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार तालियां मिले। आइए मैं 4 पंक्तियां इस कार्यक्रम के उस उपलक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा जी कि परिवार छोड़ कर गए सरहद के काम पर। बहुत सारी चूरन चटनी में कर सकता हूं, लेकिन आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने जितने भी लोग हैं वो क्रीम श्रोता हैं। तो वो मंची टोटकेबाजी जो हम सब कवि करना जानते हैं, मैं वो नहीं करके सीधे सीधे कविता सुनाता जी भाई। कि परिवार छोड़ कर गए सरहद के काम पर, आजादी छीन लाए जो सांसों के दाम पर, अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में, अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में, दीपक जलाना एक शहीदों के नाम पर। वाह भैया वाह, शाबाश। दीपक शाबाश जलाना आदित्य, एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहीदों के नाम पर। क्योंकि हम किस राजस्थान से आते हैं, हमने कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को सुपरस्टार बनाया है, वायरल कर दिया है। बदोबदी एक गाना वायरल हुआ पाकिस्तान का, उस उधड़े हुए गायक को हमने रातों रात स्टार बना दिया, उस पाकिस्तान में जहां पे लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। कैसे हीरो चुन लिए हमने। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद्व होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, और कूल्हे मटकाने वाले भांडों को न हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
हम कैसे राजस्थान से आते हैं? मैं बाहर जाता हूं तो लोग पूछते हैं आपके रोल मॉडल कौन है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इन सब कवियों ने आपसे चौथी पंक्ति पे ताली मांगी है, मैं आपसे पहली पंक्ति पे ताली चाहता हूं। अगर आपको लगे कि कोटा से आए 26 साल के लड़के ने ठीक कह दी है अपनी बात, तो मैं आपसे पहली पंक्ति पे आपका मन चाहता हूं। जी भाई। क्या है हमारा राजस्थान? कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। धरती ये धन्य हो गई। क्योंकि हम राजस्थानी लोग दुनिया में हर जगह जलवा करते हैं। मैं आपको बताऊं, गौरव चौहान भैया हमारे ये पूछ रहे थे आज राजस्थानी क्या है, तो मैं आज इन्हें एक राजस्थानी घर पे ले गया था। हमारे एक मिलने वाले हैं, तो आज उनके घर पे हम गए थे, तो मैंने उनके जाके पैर छू लिए। वो बड़े मारवाड़ी सेठ हैं, आपके जयपुर के, नाम तो क्या लू, लाइव चल रहा है। तो उनके घर पे गया तो मैंने उनके जाके पैर छुए। उन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिए। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि 10,000 निकाल के दे दिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा है, जब भी कोई बच्चा घर पे आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं उसे निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा लालची व्यक्ति हूं, मैंने उनकी पत्नी के भी जाके पैर छुए। उन्होंने 5,000 रुपए निकाल के दी थी, 15,000 का जुगाड़ हो गया। मैंने ढूंढ ढूंढ के उनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। हो गया। मैंने नौकर तक को नहीं छोड़ा, नौकर तक के पैर छू के आया मैं। 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए। मुझे लगा कि आज का काम हो गया, कवि सम्मेलन की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो उन्होंने अपनी बच्ची को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। जो मेरी अपनी जेब में 300 रुपए थे, इसीलिए पेमेंट देना पड़ा। आइए मैं 4 पंक्ति आपको और सुनाता हूं सर। मैं आज एक अच्छी बात बांटना चाहता हूं। आदरणीय अनिल अंकल यहाँ पे हैं। दरअसल मेरे पिताजी का नाम भी अनिल ही है, तो वो जब मुझे आमंत्रित करते हैं तो मुझे लगता है कि ताऊ जी ने बुलाया है, मैं दौड़ा चला आता हूँ। और ये परिवार है आप सब लोगों का। आप सब मुझे सदस्य मानते हैं, आप सब मुझे परिवार का बेटा मानते हैं। आज मैं एक अच्छी बात से आपको शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अक्सर लोग इस देश में कहते हैं कि देश में आजादी कैसे आई। मैं इस विषय में नहीं पढ़ूंगा कि देश में आजादी अहिंसा से आई या हिंसा से आई, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक बच्ची जिसने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधा, उस रानी लक्ष्मीबाई पर जिन अंग्रेजों के तलवार चलाते हुए हाथ नहीं कांपे, उन लोगों ने अहिंसा के चरखे से डरकर देश छोड़ दिया। मुझे इस बात में कहीं संदेह प्रतीत होता है। मैं दिल्ली में एक संग्रहालय में गया था। उस संग्रहालय में आज गौरव भैया का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज है, लेकिन उन्होंने जिस मन से आपको सुनाया है, कवि का स्वास्थ्य कुछ नहीं होता, श्रोताओं का गुणवंत होना अच्छा होता है। तो आपने मन से सुना तो उन्होंने आज अच्छा सुना दिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि मैंने एक संग्रहालय में रस्सी को देखा, मुझे लगा कुछ विशेष होगा। तो उस रस्सी के नीचे लिखा था गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं तर्क से अपनी बात कह रहा हूं लाइव टीवी पर। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, किन लोगों के बीच खड़ा हूं और क्या कहने जा रहा हूं। चौथी पंक्ति अगर आपको लगे कि इस बच्चे ने ठीक उत्तर दिया है और ठीक तर्क दिया है, तो मैं आपसे तालियां मांगूंगा नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहूंगा। क्या होना चाहिए था इस देश में उस बकरी की रस्सी को बांधने की बजाय कि वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। अवसरवादिता के शूल न हटाए गए, योग्य राघवों को वनवास लिखा जाएगा। और गांधी जी की बकरी की रस्सियां बताने वालों, क्यों नहीं तुम्हारा उपहास लिखा जाएगा। भगत सिंह की फांसी की रस्सियां बताओ कभी, भारत का नया इतिहास लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह आदित्य। आइए मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूं। समय की अपनी सीमा है, मैं भी ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। एक छोटा सा गीत बिना किसी भूमिका के। हर बार मैं कुछ नया लिखता हूं, इस बार एक राजस्थान का गीत इन दिनों मैंने लिखा है। मैं
गुप्ता जी के चरणों में निवेदित करता हूँ। बस आपका मन चाहूंगा, तालियों की आपसे कोई याचना नहीं करूंगा, आपका मन करे तो बजा दीजिएगा। बस एक बार थोड़ी बहुत मुझे तालियां बजाकर माहौल दे दीजिएगा, मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। सुनेगा, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दो भैया, है ना। सुनेगा कि घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, गज पर बैठ्यो मान सिंह भी मान तोड़ ना पायो, लौट्या घड़ा जुझार जीत न पाया कुंभलगढ़ न, खिलजी रोक न पायो गोरा सिंह का लड़ता धड़न, जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा अमर बलिदान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा में मिले एक साथ, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। जद बरी न उजड़ा तन पर आख्या घणी गडाई, फेर भी खिलजी छू न पायो पद्मण की परछाई, राणा का विषम मीरा न हंस हंस का रस भर दो, हाड़ी ने रण से जा पे निज शीश काट कर थर दो, रंग रड़ियो रूपल रतिया को, रंग रड़ियो रूपल रतिया को, मान मूल धन छे सतिया को, और जोहर पद्मावतिया को, पन्नारा बलिदान। क्या बात है, वाह शाबाश, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। और कौन है हम लोग और कहां से आते हैं? देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, क्रूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आताताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। क्या बात है, वाह शाबाश। अंतिम भैया आदित्य, बहुत प्यारा। के लोहू स लोहो पिघल्यो, लोहू से लोहो पिघल्यो, वाह। लोहू स लोहो पिघल्यो इनकी तासीर पुरानी, लोहू स लोहो पिघल्यो इनकी तासीर पुरानी, तलवारा घिसबाम रीत्यो ई धरती रो पानी, मिट मिट का हर बार बचाई मान मायड़ माटी, राणा का तन धन चंदन सु महकी हल्दी घाटी, जी की बाता घड़ी सुहानी अमृत छे चंबल को पानी, जहां मला चौखी हर ढाणी रज रज पूती शान। है क्या बात है। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा अमर बलिदान री, या माटी राजस्थान री, या माटी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आदित्य जी ने जैन ने बहुत अच्छी कविता राजस्थान पे सुनाई, क्योंकि राजस्थान में कवि सम्मेलन हो रहा है और पूरे देश में पूरी दुनिया में जाना जाता है कि महाराणा प्रताप वो नाम। मैं एक बार अशोक के साथ हम शायद कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, मैंने पहली बार देखा दिल्ली के, अब तक हम नाम सुनते आए थे आईएसबीटी, आईएसबीटी का नाम हम आईएसबीटी पढ़ते थे, हर को पता था कि भाई इंटरनेशनल बस अड्डा है, लेकिन मैंने उसकी छत पे देखा तो बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है महाराणा प्रताप केंद्रीय बस अड्डा। तो जब इतना ऊंचा महाराणा प्रताप लिखा हुआ देखा तो मुझे लगा कि लाल किले से भी अगर देखते होंगे तो
तो उनको लगता होगा कि महाराणा प्रताप का कद पूरी दुनिया में कितना बड़ा है। तो मैं महाराणा प्रताप पे बहुत अच्छी कविता आदित्य ने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम मनु वैशाली को सुनेंगे। हमारी मंच पे एकमात्र कवियत्री है, और दूसरी बात बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत प्यारा लिखती है। इतनी सी उम्र में इसके लेखन में डेप्थ बहुत है, बहुत गहराई है। मैंने वहां कार्यक्रम में मुंबई में भी इसको सुना, बहुत अच्छा पढ़ती है ये। मैं आपको अनिल जी भाई साहब ने जब कार्यक्रम शुरू किया था, मैं इसकी अगवानी में खड़ा हूं, आप मन देना इसको पूरा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिल जी भाई साहब ने एक बात शुरू की थी कि कविताएं खत्म हो जाएगी, कवि खत्म हो जाएंगे, सब कुछ कंप्यूटर पे आ गया, सब कुछ अगर रोबोट से काम होने लग गया तो कवि कहां से आएंगे, ये आपने विषय छेड़ा था। तो मुझे दो दोहे याद आते हैं सिंघवी साहब, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के संकलन में थे दोहे। वो दोहे तो किसी और के, लेकिन उनके संकलन में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उस दोहे को पढ़ा। उस दोहे के बाद उसका अर्थ क्या था और मैंने क्या अर्थ लगाया, अनिल जी भाई साहब को समर्पित है ये। उस दोहे में लिखा हुआ था कि कवि राजा खेती करो, हरसू राखो हेत। कवि राजा खेती करो, हरसू राखो हेत, गीत जमी में गाड़ दो, ऊपर राड़ो रेत। उस दोहे का अर्थ है, हे कविराज खेती करो, हल से प्रेम करो। इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, इनको सुनने वाले तुम्हारे लोग दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए इनको जमीन में गाड़ दो, इनको धरती दफन कर दो और इनके ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि इनको सुनने वाले बचे ही नहीं। ये उस समय कल्पना की गई दोहे में। मैंने उस दोहे को सिंघवी साहब नया रूप दिया। अगर आपको लग जाए कि ये नया अर्थ इसका उसी दोहे का सही है तो इस बच्ची को सुनना पड़ेगा। ये वो दोहा पढ़ती है, ये वो छंद पढ़ती है, आपको लगेगा कि बीज खत्म नहीं हुआ है। तब मैं उसका अर्थ बताता हूं। उस समय अर्थ ये था, उस समय अर्थ था कि गीत जमीन में गाड़ दो, ऊपर राड़ो रेत, क्योंकि तुम्हारे गीतों का कोई महत्व नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब गौरव चौहान को, अशोक चारण को, शंकर शिखर को, आदित्य जैन को, मनु वैशाली को, इन सब कवियों को जब आप सुनते हैं तो आपको लगेगा कि यह अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक है। मैंने कहा कि कवि राजा खेती करो, हे कविराज खेती करो। किस चीज की करनी है? गीतों की। कवि राजा खेती करो, हरसू राखो हेत, अपनी कलम को हल बनाओ। कवि राजा खेती करो, हरसू राखो हेत, और गीत जमीन में गाड़ दो, गीतों को जमीन में गाड़ दो। अनुकूल समय जब आएगा, वर्षा ऋतु आएगी, कविता का माहौल होगा, तो उसी एक एक गीत पे हजारों गीत निकल कर आएंगे। उन्हीं हजारों गीत वाली मनु वैशाली हमारे बीच है। जोरदार तालियों के बीच मनु वैशाली आए, आप बुलाएं और गीत सुनाएं। जिन परिस्थितियों में आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है, उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, पर आप लोग आए, तो आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ जी। मंचासीन प्रबुद्धता को नमन करती हूँ और नमन करती हूँ इस पावन राजस्थानी माटी को। चार पंक्तियां इस मिट्टी के सम्मान में पढ़ दूं, फिर आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ूंगी जी। कि जौहर कुंडों घास रोटियों, बलिदानी परिपाटी को। वाह। जौहर कुंडों घास रोटियों, बलिदानी परिपाटी को। वीर प्रसूता धरती धोरा, पावन हल्दी घाटी को। स्वाभिमानी राजपुतानी, आन बान राणाओं की। स्वाभिमानी राजपुतानी, आन बान राणाओं की। 100 नमन निवेदित है इस राजस्थानी माटी को। बहुत अच्छे, 100 बहुत बढ़िया, बहुत नमन निवेदित है इस राजस्थानी माटी को। और लगभग आधे घंटे में वो दिन शुरू हो जाएगा, वो पावन दिन जब हम स्वाधीनता का उत्सव मनाते हैं। ये भी बड़ी संयोग है भाई साहब आज कि कवि सम्मेलन पूर्व संध्या पे शुरू हुआ था और जी। तो एक छंद के साथ मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और छंद उन शहीदों के नाम कि त्याग वाला राग छंद, त्याग
वाला राग छंद साहसी शहादत का, शौर्यता की गाथा कविता कहानी हो गए। त्याग वाला राग छंद साहसी शहादत का, शौर्यता की गाथा कविता कहानी हो गए। देश की धरोहर वे पूत बलिदानी वीर, वीरता की जीती जागती निशानी हो गए। आहुति दे प्राणों की जो यज्ञ में स्वाधीनता के, धन्य वे सेनानी जो कि स्वाभिमानी हो गए। और जय भारत जय भारती, जय भारती के लाल लाल, जो सजा के भाल रजे आसमान। क्या बात है, जो सजा शाबाश, बहुत अच्छे, भाल रजे बहुत बढ़िया पढ़ रही आसमानी हो गए। और अंदाजन शायद लगभग लोग मुझे पहली बार ही सुन रहे होंगे यहाँ पे, तो चूंकि अगर समय होता तो मैं आपको थोड़ा नया थोड़ा ज्यादा सुनाती, पर अभी समय की सीमा है, तो मैं अपने परिचय के छंद और गीत आपको देके जाऊंगी। सुनाओ बेटा। मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ, तो वहां की भाषा का लालित्य लेकर चलती हूँ। भूमिका सिर्फ इतनी कि एक नायिका है मोहिनी, उसका श्रृंगार वर्णन है। भाषा बुंदेलखंडी बघेलखंडी मिक्स है। आप तक बात पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं छंद पढ़ती हूँ। स्वागत। कि नैन को मीच मीच, नैन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। नैन को मीच मीच, नैन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनोहार करे मोहिनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल, कि देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। और बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। वाह। बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की, करके श्रृंगार बहुत बढ़िया, बार बहुत अच्छा करे मोहिनी। और भाषा सुनिएगा कि छटा छवि छप, उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति की जीत हार करे मोहिनी। क्या बात है। माता रति को हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर स्त्री माना जाता है। कंपटीशन सीधा उनसे, कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलिया तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चठ किली चितवन चंचला चकोरी सी, के चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। चठ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चठ किली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। और बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। क्या बात है। रूप रंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी छंद, नजर ऐसी कि बस एक नजर किसी को देख ले, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। और बात बिना बात के जो बिगड़े तो, मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। और प्रेम की अलड़ता देखिए, कि मगन हो मोहन पे, मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली, ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। क्या बात है, शाबाश, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। और एक गीत पढ़ना है मुझे, और मैंने वो गीत इसलिए चुना क्योंकि आज हम जिस विकास की दौड़ में हैं, हम अपने गांव खो रहे हैं। देहाती अपनत्व, वो आंचलिक संस्कृति, परिवारों से पुरखे और जड़ों से दूर हमारी जी अगली पीढ़ियां, ये सब कहीं ना कहीं एक टीस पैदा करती हैं। और उसी टीस की उत्पत्ति एक गीत है मेरा। मैं गीत पढ़ती हूं। स्वागत, स्वागत। और आप लोग अपने बचपन में पहुंचे तो साथ दीजिएगा जी। होती थी शाम मम्मी
कहती थी आप बना दूं। संभवतः ऐसा बचपन जीने वाले हम आखिरी पीढ़ी हैं। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहां भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो न नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। और हम वो पीढ़ी, मतलब आप लोग हम लोग तो वो पीढ़ी हैं जो स्कूल से पहले घर में सीख के निकले कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पहाड़े और बाराखड़ियां सीख के निकले। आज की पीढ़ी ऐसी कि उससे बोल दो 51 तो वो पूछेगी पलट के 51 या 91। तो उन्होंने क्या खोया है, वो कहाँ छूटे हैं। मैं वो पंक्तियां पढ़ती हूँ कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, तब अपने भूख के या फिर नींद के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और इस गीत का अंतिम बंद जी कि वो गांव कैसा। आजकल शहरों में हमें कभी पता नहीं होता है कि हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा है। मैंने गांव में कभी ये नहीं सुना कि फलाने पड़ोसी, ढिमके पड़ोसी, हमेशा वहां पे तो चाची हुए हैं, भाभी हुई हैं, पड़ोसी कभी नहीं हुए। इतनी सी बात मैं बंद में लिखती हूँ कि वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी, चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, ये खेत मेढ़ कोइया ये बाजरा पुधानी, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, क्या क्या बताए ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। सिंघवी साहब 5वीं बार आया हूं, अगर 2 बार और आ गया तो फेरे हो जाएंगे। 5 चक्कर काट चुका हूं, केवल इसलिए कि आपका आदेश था और अनिल जी भाई साहब का प्यार था। ये कवि सम्मेलन जमना चाहिए। अब देखो जितने लोग हैं, सच्ची सच्ची एक बात कहना, झूठ तो देखो बोलना मत, क्योंकि सब लोग घर के हो। देखो कवि सम्मेलन चाहे लेट शुरू हुआ हो, कवि चाहे कितने भी परेशानी में आए हो, समय कुछ भी रहा हो, कार्यक्रम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ,
अगर अच्छा कार्यक्रम हुआ हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार इन कवियों के लिए, गौरव के लिए, बहुत दूर से आया इतनी मेहनत करके। ये आप अपने पास रख लो भाई साहब, आप अपने पास रख लो, आप बाद में दे देना। इन्होंने, इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है हमारे, हाँ नहीं कर इनके हाथ से ही दिलवाएंगे, बिल्कुल इनका जो मन था उसके हिसाब से करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा मनु, जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया, बहुत प्यारा लगा। हाँ 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 है, क्या बात है। हाँ ये है, ये कविता की समझ होने वाले लोग जब तक सामने रहेंगे कविता जिंदा रहेगी, कविता चलती रहेगी। देखो अभी जयपुर में एक घटना हुई भाई साहब 2 दिन पहले, शिप्रापत थाना पुलिस ने एक सैनिक को पकड़ा और 151 में छोटे से मुद्दे पर उसको निर्वस्त्र करके पीटा। अब आप सोचिए, एक सैनिक, वो सैनिक जिसके भरोसे हम यहां बैठे हैं, जिसके भरोसे अनिल जी भाई साहब कवि सम्मेलन करा लेते हैं, जिसके भरोसे हम पूरे देश में दुनिया में घूम रहे हैं, उस सैनिक के साथ ऐसा हुआ कि राज्य सरकार के मंत्री को थाने पहुंचना पड़ा, राजवर्धन सिंह राठौड़ को वहां जाना पड़ा और एसीपी को डांटना पड़ा कि आपने इतनी बेइज्जती की है एक सैनिक की, एक सोल्जर की, क्योंकि उनके भीतर एक कर्नल, एक सैनिक धड़क रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं जिस कवि की अगवानी में खड़ा हूं, अशोक चारण, मेरा बहुत अजीज, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा भाई, क्या कहूं, कितनी उपमाएं दूं। वो जब आएगा, जब वो सारे काम तो वो खुद कर देगा, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मैं उस सैनिक के लिए पढ़ता हूं जो शिप्रापत में जिस सैनिक के साथ हुआ, कश्मीर में जिस सैनिक के साथ होता है, दुनिया में कहीं भी, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, सैनिक के साथ जहां कहीं भी अत्याचार होता है, मैं उस अत्याचार को लेकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सैनिक क्या है। और सिंघवी साहब बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, मैं उनके सामने पढ़ रहा हूं, पूरा मंच, सब पूरे जितने भी लोग हैं वो शामिल हो, कि ये मत कहना कि आजादी भी खुद ही चलकर आई है। ये मत कहना कि आजादी भी खुद ही चलकर आई है, जवां मर्द, औरत और बच्चों ने अपनी लाश बिछाई है। ये मत कहना कि आजादी भी खुद ही चलकर आई है, जवां मर्द, औरत और बच्चों ने अपनी लाश बिछाई है। अरे मां के आंसू की एवज में हमको अपना भाग मिला है, और बेटों ने जब बोई जवानी तब ये उजड़ा बाग खिला है, बेटों ने जब बोई जवानी तब ये उजड़ा बाग खिला है। इन जोरदार पंक्तियों के साथ मैं अशोक चारण को बुलाना चाहता था, लेकिन अशोक चारण का एक मन था, उसने कहा कि तेरा एक व्यंग्य मुझे बहुत पसंद है, एक सटायर 2 लाइन का, कि ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से, ऊंचा सुनने मतलब जिसको ज्यादा कम सुनता है, ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से ऊंचा सुनने वाले बस यात्री ने पूछा, भाई साहब ये बस दिल्ली जाएगी? कंडक्टर ने कहा नहीं, ये बस तो दिल्ली जाएगी। कंडक्टर ने कहा नहीं, ये बस तो दिल्ली जाएगी। और इससे भी बड़ी हास्य की बात यह है सिंघवी साहब, कि जैसे ही कंडक्टर ने कहा कि नहीं ये बस तो दिल्ली जाएगी, यात्री ने कहा माफ करना साहब, मैंने सोचा कि ये बस दिल्ली जाएगी। ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में जिस कवि को हम बुलाने जा रहे हैं, वो केकड़ी का है, जयपुर में निवास करता है, और पूरे देश का, पूरी दुनिया का कवि, अभी विदेश यात्रा से लौटा है, इतने देशों की यात्रा करके अशोक चारण लौटा है। आपकी तालियां बताएगी अशोक चारण कि हम सुनने के लिए तेरे बैठे हैं। जोरदार तालियों के साथ अशोक चारण। मां सरस्वती को, आपको, इस मंच को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। आदरणीय अनिल लोढ़ा जी की उपस्थिति और हमारे बड़े भाई आदरणीय बिल्लू बना की भी उपस्थिति। दिल्ली में 3री बार है और बिल्लू बना 5वीं बार है, ये एक बहुत बड़ी बात है। 6वीं बार भी हो, और मैं तो कहूं कि जब तक आप हैं तब तक आप ही हैं। बहुत अद्भुत। आप लोग, आदरणीय अनिल जी
के और बिल्लू बना के प्रोटोकॉल में बैठे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रोटोकॉल में जो बैठे हैं वो उनकी जाने, लेकिन जो कविता सुनने के लिए बैठे हैं मैं उनको कविता सुनाने के लिए आया हूं। एक बहुत आज का जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूं। शंकर बहुत बेहतरीन बात बता रहे थे। आईसीसीआर ने मुझे 2018 में यूके भेजा था। मैं वहां पर 13 कवि सम्मेलन लगभग थे और उन कार्यक्रमों को हम लोग कर रहे थे। बेलफास्ट से हम लोगों को जाना था ब्लैकपूल, तो हम एक शिप में गए, जहाज में गए। जिंदगी में पहली बार हम जलयान में बैठे, तो बड़े हिचकोले ले रहा था, बड़ा डर भी था कि क्या पता वापस वतन वापसी हो न हो। आज जब मैं वैशाली नगर से यहां पर आया हूं तो भी ठीक ठाक वैसा ही महसूस करते हुए आया। और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश था कि जयपुर में पहली बार मैंने खुद अपना जहाज चलाया है। सही है, पानी में से निकाला आज तो। बड़ा अद्भुत था। और मैं इसी बात के ठीक बाद में आपको 15 अगस्त की शुभकामना भी देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब लोग जो समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे। हमारे बहुत सारी चीजें हैं। आदरणीय, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकारों के सामने कोई कविता कर दे इतनी हिम्मत किसमें है? आप सुन रहे हैं इसलिए हम लोग हिम्मत कर पा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आज जो मैं महसूस की है, मैं 7 बजे वैशाली से निकला और 11 बजे यहां पर पहुंचा हूं। यकीन कीजिएगा, 7 बजे का चला हुआ 11 बजे मैं इस सदन में मैंने प्रवेश किया। 4 घंटे मुझे लगे। मैं रास्ते में एक चीज सोच रहा था, वो बात अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो या तो एक भी ताली मत बजाइएगा, मैं अपना काव्य पाठ कर लूंगा, या फिर इतनी तालियां बजाइएगा कि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं, आपके मन की बात कह दूं। तो आजादी के कार्यक्रम को करने के लिए मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़े, तो सोचिए आजादी पाने के लिए कितने। क्या बात है, अरे वाह वाह अशोक, वाह, शाबाश। सिर्फ ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके बीच, सच है, बहुत अद्भुत आप लोगों की ऊर्जा बनी हुई है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, उम्मीद है मैं पहुंचूंगा आप तक। ये मैं पढ़ता हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। इस सुर को समझने वाले, इस सुर को स्वीकार करने वाले कितने लोग हैं मुझे कृपा पूर्वक बता दीजिएगा। मैं निवेदित करता हूं। इको दें थोड़ा। कि वैसे तो युगों ने यहां वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। चौथी पंक्ति आपकी आस्था की चौखट को चूमना चाहती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज के इस कवि सम्मेलन का समापन का कवि शंकर ने मुझे घोषित कर दिया है। अब आपके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। तो मैं आपको एक बात और भी कह दूं आदरणीय अनिल जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय पुष्प हैं बिल्लू बना, राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय चिन्ह बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय पर्व है। एक राष्ट्रीय विवाह की कमी थी, वो अभी गुजरात में हो गया। पहली बार हाथी का विवाह हिरणी से हुआ है। ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। हाँ हाँ, जो लोग समझ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन बात है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कुछ बातें पत्रकारों के दूसरे दिन भी समझ में आती है। मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं से सिद्ध होता है कि आप अखबार के ना होकर के टीवी के पत्रकार होंगे। तो आइए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपके बीच। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, द्वापर में जब राधिका आई थी तो खुशियां बढ़ गई थी। कलयुग में जब राधिका आई है तो रिचार्ज बढ़ गया है। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह अशोक। और आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे नई वाली से बिगड़ जाए तो पुरानी वाली से फिर मिला। हालांकि पोर्ट करवाने के बाद जो लोग कह रहे हैं उस पर आप तालियां बजा देना, मैं प्रारंभ हो जाऊंगा। पोर्ट करने के बाद में भी लोग कह रहे हैं कि यार कुछ भी था
पर सर्विस उसी की बहुत अच्छी थी। सर्विस प्रेमी सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। आनंद में रहें। महिलाएं भी आई हैं, मैं आपकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आज नाटक छोड़ करके आई हैं। महिलाएं रोज रात को नाटक देखती है, नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथ से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं प्रारंभ हो रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है। जो करना चाहता हूं प्रारंभ कर रहा हूं आपकी आस्था की चौखट पर। अभिनंदन। शब्द का एक दीप जला रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे और तालियां उतनी बज जाएंगी जितनी मैं हर रात देखता हूं। कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। तो इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंती और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। एक आवाज उठी दक्षिण से कि जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है। कृष्ण को गालियां दी शिशुपाल ने 100। बाद में क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कि इशारा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा क्रांति का स्वर मुझे यहां पर भी देखने सुनने को मिलेगा। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में। जब कहा गया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तब निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने दो। एक खुदाई होती है बनारस में, मैं एक कवि सम्मेलन में था, वहां शिवलिंग निकला। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या मानते हैं, मैंने कहा शिवलिंग मानते। बोले फिर अब क्यों निकला? एक मन में विचार आया, आप सभी को सावन में सौंप रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचेगा। जी भाई। कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। तो खुद को महान मान अपमान करते थे, उस अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। क्या बात है। तालियां थोड़ी कम रह गई, थोड़ी सी तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। कवि सुने आपने, 3-4 कवि मेरे से पूर्व सुने, मुझे भी आप सुन रहे हैं, सौभाग्य। एक भी कवि आपको वैसा नजर नहीं आया होगा जैसा मिर्जापुर वेब सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा। कुछ मंच बचे हैं सच बोलने के। मैं केवल 4 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कविता के रक्षार्थ पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं, नया विषय, बहुत अच्छी बात है। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, उस व्यक्तिगत पीड़ा में आप मेरा साथ कितना देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कि हमारे जैसा यहां पे लाखों में अकेला बने, तुम जैसे बकलोल लाख बन जाएंगे। हम जैसा यहां पर लाखों में अकेला बने, तुम जैसे बकलोल लाख बन जाएंगे। तो भद्र भारती की भूमि पे हुई अभद्रता तो छंद ये हमारे ही सलाख बन जाएंगे। छंद ये हमारे ही सलाख बन जाएंगे। तो मूड चंद
कंकरी उछाल कर सोचते हैं कि इसी से चांद में सुराख बन जाएंगे, तो गालीबाजों से नहीं बुझेगी कविता की आग, इसको छुएंगे वो ही राख बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत इसको अच्छे, छुएंगे बहुत बढ़िया। आपका जितना आपने आशीर्वाद दिया है मैं अभिभूत हूं। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, एक इशारा है आप लोगों के बीच में, अगर मैं भूमिका बनाऊंगा तो ये मेरी मूर्खता होगी, मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक इशारा कर रहा हूं, सुनिए। शंकर आप जरूर सुनिए छंद, मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि सीधे सीधे रास्ते को सीधा ना रखोगे यदि लोग तो कहेंगे कि घुमाव थोड़ा ज्यादा है। सीधे सीधे रास्ते को सीधा ना रखोगे यदि लोग तो कहेंगे कि घुमाव थोड़ा ज्यादा है। आग यदि आवश्यकता से तेज की गई तो लोग तो कहेंगे कि अलाव थोड़ा ज्यादा है, लोग तो कहेंगे कि अलाव थोड़ा ज्यादा है। तो भारत माता की जय संविधान में नहीं है, भारत माता की जय संविधान में नहीं है, पर जय फिलिस्तीन से लगाव थोड़ा ज्यादा है, जय फिलिस्तीन से लगाव थोड़ा ज्यादा है। यानी मन में अब्दुल हमीद का नहीं है, पर हाफिज सईद का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। क्या बात है, हाफिज सईद का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, हाफिज सईद का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। बहुत बढ़िया। ये 4 पंक्तियां और देख लें। सच कहने के लिए मैं बदनाम हूं और मुझे खुशी है कि मैं बदनाम हूं। 4 पंक्तियां देख लें आप। और मैं जानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद बड़ा निष्पक्ष रूप से मुझे अभी का अभी मिलेगा इन 4 पंक्तियों के बाद। जी भाई। 2 छंद विशेष सुना रहा हूं, उसके बाद में एक कविता, तत्पश्चात आपसे विदाई। सुन लीजिएगा कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसे लूट कर गुड फील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे। 4 पंक्तियां और कड़वा होता हूं, आप बड़ा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, रोज पढ़ता हूं, लोग विरोध भी करते हैं कि क्यों पढ़ता है, पर पढ़ता हूं, आदत है और ये आदत बदलेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। निवेदन करता हूं, ये छंद जरूर देखना शंकर, कि प्रतिदिन आप सैकड़ों में जो कमाना चाहें किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। आदित्य सुनना कि प्रतिदिन आप सैकड़ों में जो कमाना चाहें किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर कमाने हैं तो माल जमा कर जमादार बन जाइए, माल जमा कर जमादार बन जाइए। छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए, जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना में यदि करोड़ों कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम राम, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत का काम है, बड़ी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। मैं तो केवल इतना भर कहना चाहता हूं आपके बीच कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और क्या बात है, शाबाश, हमें नाज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। निवेदन तब करना चाहता हूं आपके बीच कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं अटल हिमालय के,
प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के ज्ञान पुंज के धारक, हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने, हमसे ही विभूषित कणकण हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं। प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने। हम दधीच जैसे दानी, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। और नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले। अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सितारों को आंख में महफूज रखना, दूर ही दूर तक रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं आदरणीय चंद्रराज सिंघवी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए। एक मिनट 2 मिनट के लिए सब रुके। हमारे आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष दोनों। हाँ 2 मिनट सिर्फ। मैं 30 तारीख को कोटा आ रहा हूँ सर। हुकुम जैन का मैं जी 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 बिल्कुल। आदरणीय अनिल जी, मेरे मित्र बिल्लू बना और सभी उपस्थित कविवृंद, मैंने अंत में अशोक जी को सुना तो मुझे लगा कि संस्कृति, विरासत, खानदान और वंश परंपरा समाप्त नहीं होती। पृथ्वीराज रासो याद है, चंद्रवरदाई याद है, भूषण याद है, कभी इन पर भी आप बोलिए, ये मेरा निवेदन है। ये वो 3 कवि थे जिन्होंने भारत को, इतिहास को बनाया। पृथ्वीराज रासो ने महाराणा प्रताप को पुनर्जीवन दिया। और जब भूषण बोलता था तो शिवाजी कूद जाते थे। इंद्र जमी जंब पर, 12 स्वयं पर, रावण स्वयं पर, रघुकुल राज है, चीता झुंड पर, भूषण विशुंड पर, शेष शिविराज है, ये उन्होंने कहा। पृथ्वीराज रासो ने महाराणा प्रताप से कहा, मैं आज सुनिए नारियों शाला के संग सोएगो। ये परंपरा है, आप इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, इसके लिए बधाई दे रहा हूं। आप तो जैन हो, जैन सनातन के लिए हमेशा काम है। महाराणा प्रताप पर संकट आया, बाबा साहब जैन था, उसने उनको बचाया। जब यहाँ पर मुगल राज में आने लगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, सनातन की रक्षा की। हमेशा जैन सनातन एक रहे हैं। इनमें अंतर डालने वाले पापियों से हमें मुक्त रहना चाहिए। अनिल जी ने बहुत अच्छा काम किया, सारे कवि श्रेष्ठ है, मैं किसी को आगे पीछे नहीं कहता, पर आज छोटी भीड़ में बड़ी कविताएं सुनकर मैं समझता हूँ 10,000 आदमी होते या 1000 आदमी होते तो उनके हिस्से में जो आता वो हम मामूली लोगों के हिस्से में आ गया। हम जाता ओके चलो आप देखिए जाओ भाई। एक बात है, तुम्हारे में जो संस्कृति है, तुमको छंद विशेषण जबरदस्त ज्ञान से बोली, बहुत अच्छा बोली तुम। चलूंगा नहीं, आपकी इजाजत। आपका सभी का बहुत धन्यवाद। भाई धन्यवाद। इस अल्प समय में भी हमने अच्छा आनंद लिया। और ये नीचे दूध जलेबी का आयोजन है, सब लोग गरम गरम जलेबी और दूध ग्रहण करें। इस बरसात के मौसम पकौड़े भी हैं।